and increase in investment. Increase in investment means increase मतलब change, delta I, and increase in investment leads to total rise in income. Leads to total rise in income by rupees 500 करोड़. तो डेल्टा y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है. डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? 500. If marginal propensity to consume, if marginal propensity to consume की वैल्यू आपको गिवन है 0.9. What is the increase in investment? आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन I, डेल्टा I. तो हमें पता है कि के कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो हमारी है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा I. अब इसमें हमें डेल्टा I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और चेंज इन y, डेल्टा y की वैल्यू हमें गिवन है. तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. k इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास है 500 और डेल्टा I हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे. अब हमें डेल्टा I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दूसरी वैल्यू क्या चाहिए? k. k की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.9. तो हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. k मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू हमारे पास है 0.9. तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 में से जब हम 0.9 लेस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1. 1 अपॉन 1 इंटू 10. तो ये वैल्यू हमारे पास k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 10. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10. तो हम यहाँ अपनी इक्वेशन में यहाँ पे k की जगह यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 10. अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डेल्टा I इक्वल टू 500. अब डेल्टा I को हमें कैलकुलेट करना है, तो 500 डिवाइडेड बाय 10. तो डेल्टा I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50. ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको डेल्टा I या डेल्टा Y कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I. अब इसमें से हमें एक वैल्यू गिवन होगी, या तो चेंज इन y या चेंज इन I, और साथ में हमें या तो एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी या फिर एमपीएस की. तो एक वैल्यू जो हमें दे रखी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में थी, डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास थी 500, डेल्टा I k. अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डेल्टा I कैलकुलेट करने के लिए, तो दूसरी वैल्यू हमें चाहिए k. और k हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीसी और एमपीएस. k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस में एमपीसी. अगर एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं k इक्वल टू 1 अपॉन में
MPS। और इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K की। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमारे पास K की वैल्यू, क्योंकि MPC की वैल्यू हमें 0.9 गिवन थी, तो उस केस में K की वैल्यू हमारी आई है इक्वल टू 10, तो हम यहाँ पे K की जगह पे पुट कर देंगे 10। अब दो वैल्यू हमारे पास हैं, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से जो भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा है, इट इज प्लान्ड टू इंक्रीज national income by ₹1000. It is planned to increase in national income, means ये जो वैल्यू हमारे पास है ये किसकी है, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आई को। Assume that marginal propensity to consume is 0.6, MPC के वैल्यू हमें गिवन है 0.6। बेटा सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सोल्व किया था। आपको डेल्टा वाई की वैल्यू गिवन है, MPC की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करना है डेल्टा आई, चेंज इन आई। तो इसमें हम वही अपनी इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू तो हमारे पास है 1000, डेल्टा आई हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दूसरी वैल्यू चाहिए K, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन में MPC की वैल्यू गिवन है, और जो K डिपेंड करता है, K की जो वैल्यू वो डिपेंड करती है MPC पे। तो हम K को फाइंड आउट कर लेंगे। K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस में MPC, 1 अपॉन 1 माइनस MPC की वैल्यू है 0.6। ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 में से जब हम 0.6 लेस करेंगे तो 0.4, 10 अपॉन 4 2.5। तो यहाँ पे K की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2.5। और अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। 2.5 इक्वल टू 1000 अपॉन में चेंज इन आई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 डेल्टा आई इक्वल टू 1000। और जो डेल्टा आई है ये हमारा आ जाएगा डेल्टा आई इक्वल टू 1000 अपॉन में 2.5। पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 25। अब इसको हम कट कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 10 400। लेकिन ध्यान रखना है, अभी 400 क्वेश्चन में ध्यान से रीड करना है कि ये जो हमारी जो वैल्यू गिवन है चेंज इन वाई या चेंज इन आई, जो भी ये आपकी लैख में है, करोड़ में है, तो जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में आपको गिवन है वो आपको साथ में इसके जरूर मेंशन करना है कि ये लैख में है या करोड़ में है। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक।
या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। तो हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक है, वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब कि किसी भी इकोनॉमी में दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। एक तो एक्सेस डिमांड की, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं, या इन्फ्लेशन। और सेकंड हमारी सिचुएशन कई बार अराइज हो जाती है डेफिशिएंट डिमांड की, जिसको हम डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर डिफ्लेशन भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब अराइज होती है इकोनॉमी में? When aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment level। इसको हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। Excess demand means aggregate demand is greater than aggregate supply। अगर डिमांड ज्यादा है गुड्स और सर्विसेज की और सप्लाई कम है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप या इन्फ्लेशन की सिचुएशन। अब डिमांड ज्यादा कब इंक्रीज होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हम अगर आपकी पॉकेट मनी की बात करें, तो अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है डेली 10 रुपीज, तो आप सिर्फ उस 10 रुपीज को आप खर्च करेंगे। लेकिन अगर आपको डेली पॉकेट मनी मिलती है 50 रुपीज, तो आप क्या करेंगे? आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। तो एक्सेस डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमारी तभी अराइज होती है जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा हो, मनी की सप्लाई ज्यादा हो। क्योंकि जितनी ज्यादा मनी की सप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और जो सप्लाई है, वैसे तो हम बोलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू केस परफेक्टली इलास्टिक है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और एग्रीगेट डिमांड की इक्वल आ जाती है। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई अपने आप को एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकती। जब डिमांड इंक्रीज होने से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जब वो प्लान करते हैं कि डिमांड के अकॉर्डिंग हम और ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में टाइम लगता है और उस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप क्या है। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो बजाय के एग्रीगेट सप्लाई की,
तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड कब अराइज होती है? जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा हो। तो जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो एक्सेस डिमांड को या इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए, इसको कम्बैट करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी यूज करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, ताकि इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम किया जा सके। और मनी की सप्लाई अगर कम होगी, मनी की सप्लाई कम होना मीन्स इकोनॉमी में लिक्विडिटी का कम होना। और अगर इकोनॉमी से लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन होती है डेफिशिएंट डिमांड। नाम से पता चल रहा है डिमांड कम है, डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड तो कम है और एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा है। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इस सिचुएशन को कर ये जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डिमांड कम कब होगी? जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी, यानी कि लिक्विडिटी कम है। तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। और प्रोडक्शन में कटौती करने की वजह से इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देंगे, और प्रोडक्शन में कटौती होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम फिर से डाउन आ जाएगी, और इनकम अगर कम होगी तो डिमांड धीरे धीरे और कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है इकोनॉमी, अगर पहले ये इक्विलिब्रियम लेवल है, ये एएस है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, अगर पहले ये इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल है तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम जो जीडीपी लेवल है हमारा वो डाउन आ जाएगा। अब अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स और ज्यादा अपने प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, प्रोडक्शन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम कम होगी और एग्रीगेट डिमांड और ज्यादा डाउन हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे जो हमारा जीडीपी है वो नीचे सेट होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में जो इकोनॉमी का जीडीपी लेवल पहले ऊपर था वो धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाता है। तो डेफिशिएंट डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, लिक्विडिटी कम है। तो एक्सेस डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, ताकि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी मींस लिक्विडिटी अगर इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, तो धीरे धीरे जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो भी ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, इन सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए
जो पॉलिसी यूज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो फिस्कल पॉलिसी भी होती है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और सेंट्रल बैंक जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी मींस इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और फिस्कल पॉलिसी में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं which are used by government to control money supply in the economy। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट का जिनका यूज करता है सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है we can classify it into quantitative instrument and qualitative instrument। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ये भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है, या तो मॉनेटरी पॉलिसी या फिर डिफाइन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिनको आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन होल इकोनॉमी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनको आरबीआई यूज करता है पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। या तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो पूरी इकोनॉमी में जब मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या हम कहें कि कंट्रोल करना है, तो आरबीआई यूज करता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जब कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में, पूरी इकोनॉमी में नहीं, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में, कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, अगर आरबीआई ये चाहता है कि कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, तो सिचुएशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है आरबीआई उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना, और जो स्पेकुलेटिव एरियाज हैं या जो ऐसे प्रोडक्ट जहां पे बनते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जहां पे होती है, तो उन एरियाज में या उन सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को कम करने के लिए। तो पूरी इकोनॉमी में अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में अगर मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आरबीआई यूज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। तो हमारे जो क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें हमारे हैं बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट
ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है विच आर यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वो है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनमें हमारे यहाँ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको 3 या 4 ये नाम दे दे कि बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है या फिर कौन सा इनमें से क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारे हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है, मोरल सुएशन। जो मोरल सुएशन है इसको आरबीआई यूज करता है एज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भी फॉलोइंग जो ये इंस्ट्रूमेंट है इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो वो हमारा है मोरल सुएशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज किया जा सकता है तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसको कई बार आरबीआई के द्वारा यूज कर लिया जाता है एज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो मोरल सुएशन है वो दोनों का काम करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज होता है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज होता है।